नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए पार्ट 9 का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दर्पण एवं उसके प्रकार। इसके अंतर्गत हम आज दर्पण की परिभाषा तथा दर्पणों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कौन सा दर्पण किस परिघटना में सहायक होता है, जैसे कि प्रतिबिंब निर्माण हो गया या फिर किसी भी दर्पण से उसका उपयोग हो गया कि उसका उपयोग किस किस क्षेत्र में किया जाता है। इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा था कि आज का टॉपिक रहेगा अपना दर्पण। तो हम सबसे पहले शुरुआत दर्पण से ही करते हैं कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए, यदि हम किसी कांच के टुकड़े को कोई ऐसा कांच का टुकड़ा लेना है पारदर्शी, जिसके एक तरफ तो हम उसके पेंट कर देते हैं अर्थात रजत पॉलिश कर देते हैं, दूसरा पृष्ठ बिल्कुल खाली रखते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस तरफ से हमने पॉलिश की है वो भाग तो पूरा पेंट हो जाता है, रंग हो जाता है, अर्थात वो बिल्कुल अपारदर्शी बन जाता है। जबकि जो एक तरफ का जो पृष्ठ रह रहा है उस पृष्ठ पर जब प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो हमें लगता है कि प्रकाश किरणें उसे टकराकर लौट रही है, अर्थात परावर्तन हो रहा है। कौन सी घटना हो रही है? परावर्तन की घटना। तो परावर्तन की घटना हो रही है, इसलिए उस पृष्ठ को हम क्या बोल देते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हो जाएगी। देखिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो यदि हम किसी कांच के टुकड़े के एक तरफ रजत पॉलिश करके दूसरे भाग को परावर्तक पृष्ठ क्या बना देते हैं? परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं। परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं तो इसे क्या कहेंगे? दर्पण कहते हैं। तो इसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि दर्पण दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। और ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला प्रकार है समतल दर्पण। पहला प्रकार कौन सा हो गया? समतल दर्पण। और दूसरा प्रकार हो जाएगा गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण? गोलीय दर्पण। देखिए, एक प्रकार तो हो गया समतल दर्पण, दूसरा प्रकार हो गया गोलीय दर्पण। दो प्रकार के दर्पण हो गए, समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। कौन कौन से हो गए? समतल दर्पण तथा गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर बात यह होती है कि समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। तो हम एक नंबर डाल के लिखते हैं समतल दर्पण। क्या लिखते हैं? समतल दर्पण। और ये समतल दर्पण क्या होता है? सबके घरों में अधिकांशतः आप लोगों ने देखा होगा, सबके घरों में बाल संवारने के लिए या साज श्रृंगार के लिए जो आईना रहता है वो आईना बिल्कुल समतल दिखाई देता है। और हम देखते हैं कि उसके जब पीछे का पृष्ठ होता है वो बिल्कुल पेंट किया हुआ होता है। तो वो किस प्रकार का दर्पण है? समतल दर्पण। किस प्रकार का दर्पण है? समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। तो देखिए, परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। कैसा हो?
समतल हो, क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है। देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ का मतलब जिस पृष्ठ पर किरणें आपतित होती है और टकरा के पुनः लौट जाती है, अर्थात परावर्तन की घटना होती है, तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और यदि किसी दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो, तो वह दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। कैसा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। आगे चलते हैं। देखिए, समतल दर्पण में आपने देखा होगा, जब भी आप समतल दर्पण अर्थात आईने के सामने जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर आपके जैसी, बिल्कुल हूबहू आपके जैसी उसमें प्रतिकृति दिखाई देती है, अर्थात उसमें आपका प्रतिबिंब जैसे कैसे दिखाई देता है। परंतु उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपका जो दायां भाग है वो उसके अंदर बायां दिखाई देता है और जो बायां भाग है उसके अंदर दायां दिखाई देता है। परंतु जो आकार होता है, जितने आप मोटे हो उतने ही उसके अंदर दिखाई दोगे, जितने लंबे हो उतने ही दिखाई दोगे। आगे बात समझ में। परंतु एक खास बात यह है कि आप जो भी आपके सामने आईने में आपको दिख रहा होता है, जो भी आपकी छवि दिख रही है, उसे आप स्पर्श नहीं कर सकते, अर्थात वो आभासी होता है, केवल प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है। तो यहां पर हम यदि समतल दर्पण की बात करें तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा, देखिए। तो यहां पर टॉपिक डालता हूं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब। समतल दर्पण से प्रतिबिंब। देखिए, अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? तो देखिए, सबसे पहली बात, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधा। कैसा बनेगा? सीधा और आभासी। कैसा बनेगा? सीधा आभासी बनेगा। बिंब के समान बनेगा। बिंब के समान बनेगा। फिर सीधा, आभासी और बिंब के समान बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर बिंब हो। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब हो, अर्थात बिंब की दूरी जितनी होगी उतनी दूरी पर हमें वो प्रतिबिंब दिखाई देगा। और बिंब के समान बनेगा, अर्थात बिंब की आकृति जितनी बड़ी है उतनी ही आकृति उसमें प्रतिबिंब में दर्पण के अंदर दिखाई देगी। प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा। और कैसा दिखेगा? आभासी दिखेगा। परंतु तीसरी बात इसके अंदर क्या याद रखनी है कि पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या है, इसको अपन समझेंगे कि दर्पण में परावर्तनीय घटना किस प्रकार से होती है। यहाँ पार्श्व परिवर्तन होता है, अर्थात दायां भाग बाएं में बदल जाता है और बायां भाग दाएं में बदल जाता है। तो पार्श्व परिवर्तन होता है। यह आपके समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताएं हो गई है। प्रश्न बनता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं बताइए। तो क्या विशेषताएं होगी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बिंब के समान बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बिंब के समान बनेगा और उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बिंब रखा हो। और पार्श्व परिवर्तन होगा, अर्थात दायां भाग बाएं में बदल जाएगा और बायां भाग दाएं में बदल जाएगा। आगे बात समझ में। अब समतल दर्पण के दौरान जब परावर्तन होता है तो उस परावर्तन को हम कहते हैं पार्श्व परावर्तन। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन। और इसके लिए आप एक प्रयोग कर सकते हो कि किसी कागज पर आप P लिखो और उसे दर्पण के सामने रखो।
जब दर्पण के सामने रखेंगे तो वो हमें क्यू दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्यू। देखिए यहाँ पर मैं एक चित्र बनाता हूं, ये P मैंने लिखा और यहां पर इस प्रकार से मैंने ये दर्पण बना दिया। देखिए तो ये यहां पर इस प्रकार दिखाई देगा, उल्टा दिखाई देगा। ये आगे बात समझ में? तो देखिए यहां पर इसकी परिभाषा लिखते हैं, यदि किसी कागज पर P लिखकर, यदि किसी कागज पर P लिखकर समतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो वह क्यू दिखाई देता है। दिखाई देता है अर्थात बायां भाग दायां तथा दायां भाग बायां दिखाई देता है। इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को पार्श्व परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व परावर्तन कहते हैं। देखिए इसको मैं शेप के अंदर डाल देता हूं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, दूसरा प्रकार पढ़ते हैं जिसका नाम है गोलीय दर्पण। क्या नाम है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण की हम बात करते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है, गोलीय अर्थात घुमा हुआ होगा। कैसा होगा? घुमा हुआ। तो हम यहां पर बात करते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो। कैसा हो? वक्रित हो। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए यदि परावर्तक पृष्ठ समतल हो तो दर्पण समतल दर्पण कहलाएगा, और यदि
पृष्ठ कैसा हो, वक्रित हो अर्थात घुमा हुआ हो, तो दर्पण क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहां पर मैं एक लाइन लिख देता हूं, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहले का नाम है अवतल दर्पण, पहले का नाम क्या है, अवतल दर्पण, और दूसरे का नाम क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए पहले दर्पण का नाम हो गया अवतल दर्पण और दूसरे दर्पण का नाम हो गया उत्तल दर्पण। एक तो अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं अवतल दर्पण, 1 नंबर डाल के लिख देता हूं, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, किधर की ओर वक्रित हो, अंदर की ओर वक्रित हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहां पर देखिए इस प्रकार से ये वक्रित भाग हो गया, यहां से यदि मैं इसके बाहर की तरफ रजत पॉलिश कर दूं, बाहर की तरफ क्या कर दूं, रजत पॉलिश कर दूं, तो इस प्रकार का दर्पण देखिए यह दर्पण यहां पर मैं लिख देता हूं ए और यहां लिख देता हूं बी और इसके बिल्कुल मध्य में यहां लिख देता हूं ओ। देखिए ये दर्पण कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण, अर्थात किसी गोले से कांच के टुकड़े को काटकर उसके एक तरफ रजत पॉलिश करके बनाया गया दर्पण है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और ये इसमें देखिए बाहर की तरफ तो रजत पॉलिश हो रखी है और अंदर की तरफ बिल्कुल परावर्तक पृष्ठ बना हुआ है। तो इस प्रकार का दर्पण क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, अवतल दर्पण। और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होगा, तो यहां पर यदि परावर्तक पृष्ठ की बात करें तो परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा ए बी। क्या हो जाएगा, ए और बी।
परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए और बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं और बात करते हैं उत्तल दर्पण की। इसकी बात करते हैं, उत्तल दर्पण। सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण कहाँ कहाँ काम आता है। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। तो देखिए यदि हम अवतल दर्पण की बात करें तो जो अवतल दर्पण है कहाँ कहाँ काम आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वाहनों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइट जानते हो, हेडलाइट का मतलब अग्रदीप्त जो लाइट होती है, उसे हम बल्ब होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेडलाइट बोलते हैं। मतलब किसी भी वाहन के आगे की तरफ जो लाइट होती है, रात के समय जो प्रकाश देने का काम करती है, उसे हम हेडलाइट कहते हैं। और हेडलाइट में आप लोगों ने देखा होगा अंदर की तरफ जहां बल्ब लगा होता है उसके चारों तरफ बिल्कुल ऐसे गुंबदाकार एक चमकीला जो पदार्थ है वो लगाया जाता है। वो चमकीला पदार्थ और कुछ नहीं होता, क्या होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो यहाँ पर जो पहला प्रयोग होगा वो क्या होगा, वाहनों की हेडलाइट में। इसमें वाहनों की हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा उपयोग यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हेडलाइट में हो रहा है तो अपन देखते हैं टॉर्च में भी यही काम आएगा, क्योंकि टॉर्च का प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है। कैसे जाता है, बिल्कुल केंद्रित होकर बिल्कुल प्रकाश पुंज की तरह जाता है। तो टॉर्च में भी किसका उपयोग हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग। इसके अलावा सर्च लाइट में, किसमें, सर्च लाइट में भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण लगाया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा जब भी किसी आप कटिंग करवाने जाते हैं या शेविंग करवाने जाते हैं तो नाई की दुकान पे जो शेविंग दर्पण लगा होता है, उस शेविंग दर्पण में अपना प्रतिबिंब काफी बड़ा दिखता है। इसका कारण भी क्या है, अवतल दर्पण। तो वहां भी कौन सा दर्पण होता है, अवतल। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेविंग दर्पणों के लिए भी, शेविंग दर्पणों के लिए भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे हम बात करते हैं शेविंग दर्पणों के अलावा दंत चिकित्सा में, किसमें, दंत चिकित्सा में, अर्थात डेंटल जो क्लिनिक होते हैं वो दांतों को बड़ा रूप दिखाकर देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दंत चिकित्सा में दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और पांचवा, सौर भट्टियों में, किसमें, सौर भट्टियों सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये अवतल दर्पण के उपयोग हो गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, उत्तल दर्पण। 2 नंबर पे हम कौन सा दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण के बारे में क्या लिखेंगे, देखो
ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। देखिए उत्तल दर्पण क्या होगा? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो उत्तल दर्पण कहलाता है। जबकि अवतल दर्पण में क्या हुआ था कि ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। आइए इसके चित्र की बात करते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण में बाहर की तरफ अंदर की तरफ वक्रित था, जबकि जो ये अवतल दर्पण है ये बाहर की तरफ वक्रित होगा। किसकी तरफ वक्रित होगा? देखिए इसके अंदर की तरफ तो रजत पॉलिश हो जाएगी, ये ए बिंदु हो जाएगा, ये बी बिंदु हो जाएगा। ये इनके अक्षीय ध्रुव होते हैं और परावर्तक पृष्ठ होता है, और ये इसका ध्रुव होता है ओ। क्या होता है? ओ। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर की तरफ जो वक्र संरचना है, इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? उत्तल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ क्या हो जाएगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। जबकि इसका ध्रुव क्या होगा? इसका ध्रुव हो जाएगा ओ। क्या हो जाएगा? ओ। तो ये कैसा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के उपयोगों की बात करते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है। किसके उपयोग? उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है। तो हम उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं। तो देखिए टॉपिक डालते हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग। देखिए कहां पर होगा इसका उपयोग? तो हम लिखते हैं यहां पर सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए कैसा प्रतिबिंब बनाने के लिए? सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा उपयोग लिखते हैं हम इसके लिए। दूसरा उपयोग हो जाएगा वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों में किसका उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अर्थात जो बड़े वाहन होते हैं, चौपहिया या फिर ट्रक, जो भी भारी वाहन होते हैं, उनके मध्य में ड्राइवर के सामने एक पश्च दर्पण लगा होता है जो पीछे के दृश्य को देखने के काम आता है। और पीछे के दृश्य का देखने के लिए अर्थात पीछे जो भी वाहन आ रहे होते हैं उनका सीधा प्रतिबिंब बनाकर उन्हें ड्राइवर को ये सूचित करता है कि उसकी दूरी कितनी है और वो अपने वाहन से कितनी दूरी पर चल रहा है।
ये सब बताने के लिए पश्च दृश्य दर्पण लगाया जाता है। उस दर्पण में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आगे चलते हैं हम। इसके साथ ही तीसरा उपयोग हो जाएगा पार्श्व वाहनों में पार्श्व दर्पणों के रूप में भी इसके उपयोग किया जाता है। यह आपके उत्तल दर्पण भी कंप्लीट होता है। अब इसकी कुछ प्रमुख शब्दावली है, उस शब्दावली के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रमुख शब्दावली में हम कुछ बातों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोकस बिंदु के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख्य फोकस अर्थात फोकस बिंदु। तो यहां लिखता हूं मैं दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। और महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? देखिए हम बात करेंगे मुख्य फोकस या इसका एक और नाम है फोकस बिंदु। क्या नाम है इसका? फोकस बिंदु। देखिए हम दर्पण से संबंधित कुछ शब्दावली की बात कर रहे हैं। उस शब्दावली में हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। अर्थात फोकस बिंदु क्या होता है? तो देखिए जब किसी दर्पण पर हम समांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं तो वे किरणें परावर्तन के पश्चात या तो किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहते हैं। इसके पश्चात दूसरी जो हम इसके अंदर परिभाषा पढ़ेंगे वो परिभाषा किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख्य फोकस के पश्चात जो अगली परिभाषा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बारे में? ध्रुव के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ध्रुव। और ध्रुव तो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में ही बताया है कि ध्रुव क्या होता है। तो देखिए किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। आगे चलते हैं। तीसरा जो बिंदु हम पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे हम वक्रता केंद्र। क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? तो देखिए हम बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण की। अब गोलीय दर्पण किसका भाग होना चाहिए? गोले का। किसी गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया गया है तो गोले का भाग हम मान सकते हैं। तब गोले का भाग अगर यदि हमसे मान रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र में जिस गोले से हमें गोलीय दर्पण बनाते हैं उस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और उस गोले की त्रिज्या ही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। पांचवें में हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पांचवी वक्रता त्रिज्या के पश्चात हम बात करेंगे किसकी? मुख्य अक्ष की। किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष क्या होती है? तो ध्यान रखना कि दर्पण हो या फिर लेंस हो, इस पार्ट के अंदर हम सबसे ज्यादा चर्चा किसी की करेंगे तो वो क्या होगी? मुख्य अक्ष। हम डायग्राम से इनको जब हम परिभाषाएं देखेंगे तो डायग्राम से हम समझेंगे कि मुख्य अक्ष क्या होती है। छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के पश्चात फोकस दूरी। क्या पढ़ेंगे? फोकस दूरी। किसकी बात करेंगे? फोकस दूरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फोकस दूरी। तो ये 6 परिभाषाएं हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम 1 नंबर डाल के मैं आपके सामने
1 नंबर डाल के मैं आपके सामने सबसे पहले लिख देता हूं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि यदि, अब यहां पर हम गोलीय दर्पण की बात कर रहे हैं तो गोलीय दर्पण अवतल भी हो सकता है और गोलीय दर्पण यहां पर उत्तल भी हो सकता है। दोनों की परिभाषा हम एक साथ लिखेंगे। यदि किसी गोलीय दर्पण, यदि किसी गोलीय दर्पण पर, यदि किसी गोलीय दर्पण पर समांतर प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है, आपतित की जाती है, यदि किसी गोलीय दर्पण पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये किरणें, ये किरणें किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। यदि किसी गोलीय दर्पण पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें किसी एक बिंदु पर या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये प्रतीत होने का मतलब क्या है, तो देखिए प्रतीत होने का मतलब है कि वे जब जिस दिशा में जा रही है उधर तो वे मिलेगी नहीं, परंतु यदि उन्हें पीछे की तरफ बढ़ा के देखा जाए तो वे हमें मिलती हुई प्रतीत होती है। अर्थात ऐसे लगता है कि एक ही बिंदु से वे निकल रही है, तो ऐसे उसे बोलते हैं मिलती हुई प्रतीत होना। हम चित्र के अंदर समझेंगे कि मिलती कैसे है और मिलती हुई प्रतीत कैसे होती है। तो देखिए परावर्तन के पश्चात ये किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे, उस बिंदु को, उस बिंदु को मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु, फोकस बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। आगे नेक्स्ट अगली बात क्या लिखनी है इसके अंदर इंपॉर्टेंट, देखिए इसे कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, किससे किससे व्यक्त किया जाता है, कैपिटल एफ से व्यक्त किया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि मुख्य फोकस को किस अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कैपिटल एफ के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे बात समझ में, देखिए आगे हम इनको अगली स्लाइड में चित्र के द्वारा इसको समझते हैं। किसके द्वारा समझते हैं, चित्र के द्वारा। तो देखिए यहां पर इस प्रकार से मैंने एक दर्पण बनाया। कैसा दर्पण है ये, अवतल दर्पण मैं यहां पर बना रहा हूं। देखिए ये ए परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये बी बिंदु हो गया और ये यहां पर क्या हो गया, ध्रुव। और यहां पर इस प्रकार से मैंने
एक रेखा खींची, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष। इसकी परिभाषा हम बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी आपको क्या समझना है कि ध्रुव से निकलने वाली रेखा, सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखिए क्या होता है, जब इसमें हम समांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं। कैसी किरणें आपतित करते हैं, समांतर प्रकाश किरणें आपतित करते हैं। देखिए जैसे मैंने एक किरण इधर से आपतित की और एक किरण इधर से आपतित की, दोनों समांतर प्रकाश किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो ये दोनों किरणें परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और इधर से ये किरण भी इस प्रकार से आगे बढ़ेगी और दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती है। आगे बात समझ में, दोनों किरणें मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर मिलती है और इस बिंदु पर मिलने के कारण इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस अर्थात फोकस बिंदु कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए इस चित्र में ये आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण के अंदर अपन देख रहे हैं कि एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जब ये पृष्ठ से टकराई, कौन से पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ से जब ये टकरा रही है तो टकराने के पश्चात अंदर की ओर वक्रित हो रही है। किधर हो रही है, अंदर की ओर, क्योंकि इसका जो अवतल दर्पण का जो पृष्ठ है वो कैसा है, अंदर की ओर वक्रित है। तो सीधी सी बात है, जो भी समांतर प्रकाश किरण आएगी वो केंद्र की तरफ मुड़ने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पर प्रत्येक किरण आ रही है वो कैसे मुड़ रही है, केंद्र की तरफ मुड़ रही है और दोनों किरणें इसी बिंदु पर आकर मिलती है। मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर दोनों किरणें आकर मिल रही है और मिलने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आ गई होगी कि किसी गोलीय दर्पण पर जब समांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात वे किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है। अब मिलना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलती हुई प्रतीत होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम दर्पण लेंगे, कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लेंगे, उत्तल दर्पण लेंगे। उसके लिए देखिए यहां पर भी इसका ये परावर्तक पृष्ठ ए और बी हो गया और ये इसका ध्रुव हो गया ओ, और इस प्रकार से ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष हो जाएगी। और जब इसमें देखिए इस मुख्य अक्ष को मैं इधर तक आगे तक बढ़ा देता हूं, यह आपकी मुख्य अक्ष हो गई है। देखिए जब इन पर समांतर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे तो देखिए एक किरण तो इस प्रकार से आपतित होगी, एक किरण इस प्रकार से आपतित होगी। जब दोनों प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो उत्तल दर्पण पर उभरा हुआ भाग है, तो किरणें केंद्र में परावर्तन होने के बजाय बाहर की तरफ परावर्तन होगा और ये किरणें इस प्रकार से बाहर की तरफ परावर्तित हो जाएगी। इधर से ये किरण भी इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगी। देखिए दोनों किरणें इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है और इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हैं तो ये हमें ऐसे लगता है जैसे ये पीछे की तरफ इस प्रकार से हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है। देखिए तो हमें इस बिंदु से ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है और इसी बिंदु को हम क्या नाम देंगे, फोकस। देखो मिलना, जब किरणें जो स्पष्ट किरणें होती है, जो वास्तविक किरणें होती है, वे जब मिलती है तो उसे किरणों का मिलना कहते हैं। और जब किरणों का आभासी प्रतिबिंब पीछे की तरफ जब हम उसे डॉट डॉट करके प्रदर्शित करते हैं तो उसे मिलते हुए प्रतीत होना प्रदर्शित करते हैं। तो एफ यहाँ पर क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया। और ये जो दर्पण आपके सामने दिख रहा है, ये दर्पण कैसा हो गया, ये दर्पण हो गया आपके उत्तल दर्पण।
किस प्रकार का दर्पण हो गया? ये उत्तल दर्पण हो गया। आगे बात समझ में? उम्मीद करता हूं मुख्य फोकस आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम और दूसरी परिभाषा पढ़ते हैं, उसका नाम है ध्रुव। दूसरी परिभाषा का नाम क्या है? ध्रुव। देखिए, और ध्रुव की परिभाषा सिंपल सी परिभाषा है। चित्र में आपको ध्रुव मैंने बता ही दिया, मध्य बिंदु होता है, तो यहां पर परिभाषा भी हो जाएगी, किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है। इसे O द्वारा व्यक्त किया जाता है, और तीसरी परिभाषा पर चलते हैं। तीसरी परिभाषा हो जाएगी आपके वक्रता केंद्र। इसकी हो जाएगी वक्रता केंद्र, और परिभाषा क्या हो जाएगी कि हम यहां पर लिखते हैं, हम गोलीय दर्पण को खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। इस गोले का केंद्र ही, इस गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और एक बात क्या ध्यान रखनी है, इसे अंग्रेजी के C द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे C द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए चित्र द्वारा इसको समझते हैं। ये आपके गोलीय दर्पण हो गया, कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। और ये हो गया इसका ध्रुव O, ये B बिंदु हो गया, ये इसका B बिंदु हो गया, ये A बिंदु हो गया। यहां से ये केंद्र है और इसे C से व्यक्त करेंगे, तो ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। अगर ये दर्पण कैसा हो? उत्तल दर्पण हो। कैसा दर्पण हो? उत्तल दर्पण हो। तो बताइए इसका केंद्र किधर होगा? ये तो ध्रुव हो गया O, ये A इसका परावर्तक पृष्ठ का बिंदु हो गया, ये B हो गया। अब ये मुख्य अक्ष इस प्रकार से होती है, तो इसका वक्रता केंद्र जिस तरफ से वक्रित होता है उधर ही इसका वक्रता केंद्र स्थित होता है। ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, तो वक्रता केंद्र किधर हो गया? इधर हो गया। ये तो अवतल दर्पण है,
और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। वक्रता केंद्र के पश्चात हम अगली परिभाषा पढ़ते हैं जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। देखिए क्या होती है वक्रता त्रिज्या। परिभाषा लिखते हैं। किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसे कैपिटल R, इसे कैपिटल R से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? कैपिटल R से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट अगली परिभाषा की हम बात करते हैं। वक्रता त्रिज्या के पश्चात हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष। चित्र में तो आपको पहले ही बता दिया है कि मुख्य अक्ष क्या होती है। ध्रुव से एक रेखा खींची जाती है, सरल रेखा, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। परंतु वो जो रेखा होती है कहां तक खींची जाती है? वक्रता केंद्र तक। तो देखिए परिभाषा हो जाएगी यहाँ पे, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा, कैसी रेखा? सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। देखिए किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। और छठी परिभाषा हो जाएगी इसके अंतर्गत, छठी परिभाषा हो जाएगी फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। और फोकस दूरी की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए किसी, भाई फोकस नाम आ रहा है तो फोकस बिंदु भी इसमें आएगा। तो किसी गोलीय दर्पण के फोकस, मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है।
और इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसे स्मॉल f से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल f से व्यक्त किया जाता है। अगली स्लाइड में देखिए, ये आपके मुख्य शब्दावली कंप्लीट हो चुकी है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। देखिए, दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसके अंदर मुख्य, फोकस, फिर ध्रुव, फिर वक्रता केंद्र, फिर वक्रता त्रिज्या, फिर मुख्य अक्ष और लास्ट में फोकस दूरी। एक की परिभाषा हमने पढ़ी और सबसे पहले मुख्य फोकस की परिभाषा क्या पढ़ी कि किसी गोलीय दर्पण पर समांतर प्रकाश किरणें जब आपतित की जाती है तो परावर्तन के पश्चात ये किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पश्चात हमने बात देखी, चित्रों में बात की थी कि अवतल दर्पण में तो किस तरफ केवल जो अंदर की तरफ दसा हुआ भाग है उस तरफ ही मुख्य फोकस होता है, जबकि उत्तल दर्पण में मिलता हुई प्रतीत होती है किरणें, उस बिंदु पर हमें मुख्य फोकस प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। उसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात O से व्यक्त करते हैं। फिर वक्रता केंद्र की बात करते हैं तो हम गोलीय दर्पण, बार बार गोलीय दर्पण शब्द काम में ले रहे हैं तो गोलीय का मतलब गोले से लिया गया है, अर्थात हम गोलीय दर्पण को खोखले गोले का एक भाग मान सकते हैं। अतः उसका गोले का केंद्र ही क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और इसे हम कैपिटल C से व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं, वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व उसके ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। फिर मुख्य अक्ष, किसी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। और फोकस दूरी, तो सीधी सी बात है, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस व ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है, F से व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखते हैं, अगली स्लाइड में हम एक स्टार लगा के मैं आपको एक लाइन लिखवाने वाला हूं। देखिए कि किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की, फोकस दूरी की दो गुनी होती है। कितनी गुनी होती है, 2 गुनी। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। और इसके लिए एक संबंध बताया गया है कि वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, फोकस दूरी को हम F से व्यक्त करते हैं, तो R बराबर हो जाएगा 2F। R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। इसी कथन को हम बदलकर ये भी लिख सकते हैं, देखिए इसी कथन को बदलकर हम ये भी लिख सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो देखिए यहां से 2 का पक्षांतर यदि हम R की तरफ करते हैं तो ये इस प्रकार से F बराबर R/2 हो जाता है। तो ये संबंध भी आपको पता रहना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और
ध्रुव के बीचों बीच में, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच में क्या स्थित होता है, फोकस बिंदु स्थित होता है। और बीचों बीच में मध्य बिंदु होता है, जिससे मुख्य अक्ष दो भागों में बढ़ जाती है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब यह भी कह सकते हैं कि फोकस वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो दोनों ही कथन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई सा भी कथन आपको एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछ सकता है। जैसा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके आने वाले हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ये जो लाइन है ये आपको दी जा सकती है, इसलिए इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे दर्पणों के चिन्ह परिपाटी के नियम तथा प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होते हैं, उनके किरण आरेख हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।